बीएससी पार्ट थर्ड के लिए हमने कल पीडीएफ के माध्यम से आपको जो है विभिन्न क्रिस्टल संरचनाओं को के टॉपिक सेंड किए हुए थे और उनमें जैसा कि हमने सरल घनीय के लिए जो पद फाइंड आउट किए थे वही सब पद हमें उन संरचनाओं के लिए फाइंड आउट करने थे। समन्वय संख्या है, एकक कोष्ठिका का आयतन है, ये सभी और भी पद है उसमें, वो सभी पद सिमिलर है और वो हमें फाइंड आउट करने होते हैं। अब आज हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक है आज का बीएससी पार्ट थर्ड के लिए एक्स किरणों का विवर्तन, कि एक्स किरणों का जो विवर्तन है वो किस प्रकार से होता है। तो यहाँ हम पढ़ते हैं, जब किसी कण पर उसके आकार की कोटि की तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश किरणों का आपतन किया जाता है तो प्रकाश किरणें अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यानी कि जो पार्टिकल है उस पार्टिकल का जो आकार है उस आकार की कोटि क्या जो तरंगदैर्घ्य वाला जो प्रकाश है उस पर यदि हम गिराते हैं तो प्रकाश की जो किरणें हैं वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी कि वो अपना मार्ग बदल लेती है। इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, विवर्तन। और बीएससी पार्ट फर्स्ट में ऑप्टिक्स में हमने विवर्तन को अच्छे से पढ़ा है कि विवर्तन का उसी घटना को कहते हैं कि प्रकाश का किसी अवरोध के तीक्ष्ण किनारों से मुड़ना क्या कहलाता है, विवर्तन। तो वही घटना यहाँ संपादित होती है, तो इसी घटना को हम विवर्तन कहते हैं। इससे जो फोटोप्लेट है, फोटोप्लेट पर धब्बे प्राप्त होते हैं, धब्बों का एक प्रारूप प्राप्त होता है जिसे विवर्तन प्रारूप कहते हैं। धब्बों का जो फोटोप्लेट पर जो विवर्तन प्राप्त होता है उसे विवर्तन प्रारूप कहते हैं। इससे कणों के मध्य की जो दूरी है उसे ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि हर पार्टिकल से जो एक्स रेज हैं वो विवर्तित होकर के अलग अलग एंगल पे जाकर के स्पॉट डेवलप करती है और उन स्पॉट्स की बीच की जो डिस्टेंस है उसी के आधार पर हम पता लगाते हैं कि जो पार्टिकल्स है उन पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। तो इस प्रयोग को संपन्न करने का श्रेय सबसे पहले लावे नामक एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने किया। तो लावे ने एक्स किरणों का एक तरंग, जो एक्स किरणें हैं उनके तरंग गुण का उपयोग करने के लिए एक क्रिस्टल त्रिविम विवर्तन ग्रेटिंग के समान कार्य कर सकते हैं, इस बात का उपयोग किया। तो लावे ने किस बात का उपयोग किया कि जो एक्स किरण है वो एक त्रिविम विवर्तन ग्रेटिंग की तरह कार्य करते हैं, इस बात का उन्होंने उपयोग किया, क्योंकि क्रिस्टल में जो अवयवी कण हैं उनके बीच का जो अंतराल है वो अत्यल्प लगभग 1 एंगस्ट्रॉम की कोटि का होता है। इस तरह से उन्होंने इसका उपयोग किया। तो लावे के द्वारा ये एक्स किरण जो प्रयोग है ये किया गया और इसमें जो क्रिस्टल है उसके अवयवी जो कण हैं उनके मध्य जो है लगभग 1 एंगस्ट्रॉम की कोटि का जो है अंतराल पाया जाता है, इस बात का उपयोग किया। फ्रेडरिक और निपिंग 2 साइंटिस्ट हुए, इन्होंने इसका जो प्रायोगिक सत्यापन है, जो प्रायोगिक प्रयोग एक्सपेरिमेंट है उसकी जो प्रायोगिक व्यवस्था है वो इस तरह से प्रदर्शित की। इसमें ये एक्स किरण डेवलप करने का एक बॉक्स होता है और यहाँ से एक्स किरण डेवलप होती है और एक्स किरण डेवलप होने के बाद यहाँ 2 स्लिट लगी होती है, S1 और S2। स्लिट जो है इन एक्स किरणों के पथ को बराबर करने के लिए काम में ली जाती है। यहाँ से ये जो किरणें हैं एक पुंज के रूप में स्लिट से गुजरने के बाद एक पुंज के रूप में गुजरती है और ये एक क्रिस्टल
यहाँ लिया हुआ है। इस क्रिस्टल से होकर के गुजरती है, तो गुजरने के बाद ये एक्स किरण इस क्रिस्टल में उपस्थित अवयवी कणों से रिफ्लेक्ट होकर, विचलित होकर अलग अलग बिंदुओं पर जाकर के डॉट्स तैयार करती है। और ये डॉट्स इस प्लेट पर, जिसको कहते हैं हम विवर्तन ग्रेटिंग, और विवर्तन ग्रेटिंग नहीं, विवर्तन ग्रेटिंग तो ये थी हमारे पास। ये आपके पास जो है फोटो प्लेट, इस फोटो प्लेट पर जो है अलग अलग डॉट्स धब्बे बनते हैं, और ये धब्बे इस तरह से दिखाई देते हैं। इन दो धब्बों के बीच की जो दूरी है उसको फाइंड आउट करके और पता किया जाता है कि इस क्रिस्टल में उपस्थित जो अवयवी कण हैं उनके मध्य की दूरी कितनी होगी। तो इसको दिया गया लाव्य प्रारूप। एक्स किरणों का एक पुंज जिंक ब्लेंड ZnS जिंक ब्लेंड के क्रिस्टल में से गुजारा जाता है तथा परिणामी कणों को एक फोटोग्राफिक प्लेट पर गिरने दिया गया। फोटोग्राफिक प्लेट पर धब्बों का एक विशिष्ट प्रारूप प्राप्त होता है जिसे लाव्य प्रारूप कहते हैं। ब्रेग ने लाव्य प्रारूप की व्याख्या करके स्पष्ट किया कि जब एक्स किरणें क्रिस्टल में से होकर गुजरती है तो किरणें जालक तल में उपस्थित अवयवी कणों से विवर्तित होती है। अतः क्रिस्टल में विभिन्न जालक तलों के कणों के कारण किरणें भिन्न भिन्न कोणों पर विवर्तित होती हैं, जिससे समपोषी व विनाशी व्यतिकरण द्वारा फोटोग्राफिक प्लेट पर धब्बों का एक प्रारूप निर्मित होता है, धब्बों का एक प्रारूप तैयार। इसके बाद हम देखते हैं ब्रेग के द्वारा, जो ब्रेग ने जो समीकरण डेवलप की उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि ब्रेग ने जो क्रिस्टल है उन क्रिस्टलों के जो अवयवी जो कण हैं उनके लिए एक ब्रेग समीकरण व्युत्पन्न की, उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए कि उन अवयवी कणों के बीच में कितनी दूरी होगी। तो ब्रेग ने जो डायग्राम बनाया अवयवी कणों का, तो ये अलग अलग तल हैं। ए तल, ये पूरा बी तल, ये सी तल, इस तरह से जो है उसने बताया कि जो अवयवी कण है उन अवयवी कणों का जो जालक तल है वो इस तरह से होगा। और यदि हम जालक तल की बात करें तो जालक तल आपके सामने ये बताया गया है। अब इस जालक तल में ये जो अभिलंब है मध्य में, इस अभिलंब पर दो किरणें आपतित की हुई है, QT और Q से लेकर के ये N तक एक आपतित किरण। फिर यहाँ से इन जालक तलों से अलग अलग एंगल पे ये रिफ्लेक्ट होती है, विवर्तित होती है। तो L यहाँ N से जो है R तक और ये T से S तक, ये इस तरह से इनका ये विवर्तित होती है। यहाँ से विवर्तन जो कोण है वो थीटा के रूप में हम लेकर के चल रहे हैं। तो इसको थ्योरेटिकली हम व्यक्त करते हैं। माना कि AA, BB और CC आदि एक क्रिस्टल के विभिन्न समदूरस्थ जालक तल हैं। इन तलों के मध्य की जो दूरी है, इन दो जालक तलों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल d के रूप में, तथा इन तलों में अवयवी कण व्यवस्थित तरीके से रखे हुए हैं। ये इस तरह से बराबर दूरी पर जो कण हैं व्यवस्थित हैं। चित्रानुसार कुछ एक्स किरणें तल AA में उपस्थित कणों से विवर्तित होती है, जबकि कुछ एक्स किरणें AA को भेद कर तल B में उपस्थित अवयवी कणों से विवर्तित होती है। ये AA से भी विवर्तित होती है, कुछ A को पार करके इस तल B से भी विवर्तित होती है।
भेदगत तल BB में उपस्थित अवयवी कणों से विवर्तित होती है। इसी प्रकार अन्य तलों से X किरणें विवर्तित होती है तथा संपोषी व्यतिकरण, यहाँ किस प्रकार का व्यतिकरण होता है? संपोषी व्यतिकरण से फोटोग्राफिक प्लेट पर धब्बे प्राप्त होते हैं। फोटोग्राफिक प्लेट पर जो है व्यतिकरण के फलस्वरूप धब्बे प्राप्त होते हैं। इन क्रिस्टलों के बीच पथांतर ज्ञात करने के लिए माना दो समांतर किरणें PN और QT, P से लेकर के N और Q से लेकर के T, PN और QT क्रमागत तलों के थीटा कोण पर आपतित होती है। इन कणों द्वारा क्रिस्टल तल AA तथा क्रिस्टल तल BB से थीटा कोण बनाते हुए NR, ये NR व TS दिशा में X किरणें विवर्तित हो जाती है। TS दिशा में जो है किरणें विवर्तित होती है। यदि NL तथा LM दो अभिलंब QT और ST किरणों पर डाले जाएं, ये यहाँ से ये लंब NL और एक लंब NM, ये जो है इन किरणों पर आप डाले गए तो किरण PNR, जो किरण है हमारे पास PN और R, तथा किरण QTS, ये किरण QTS के मध्य का जो पथांतर होगा वो पथांतर को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। पथांतर डेल्टा इज इक्वल टू LT प्लस T से लेकर के M। तो LT और T से लेकर के M, ये जो है हमारे पास पथांतर हो जाएगा। N से लेकर के जो T की डिस्टेंस है, यहाँ N से जो T, ये N बिंदु, ये T बिंदु, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो होगी स्मॉल d के रूप में। तो NT इज इक्वल टू स्मॉल d हो तो जो ट्राइंगल है LNT, ट्राइंगल देख सकते हैं हम LN और T, इसमें साइन थीटा की बात करें तो LT अपॉन NT के रूप में, LT अपॉन NT, ये थीटा एंगल है तो LT अपॉन NT। और साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब होगा आपके इसमें LT और कर्ण होगा NT के रूप में। तो साइन थीटा इज इक्वल टू LT अपॉन NT इज इक्वल टू D है, तो D पुट करेंगे तो LT इज इक्वल टू D साइन थीटा। इसी तरह से जो ट्राइंगल है MNT, इसमें साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा इज इक्वल टू होगा MT अपॉन NT के रूप में, ये आपके पास होगा। तो MT इज इक्वल टू, यहाँ से NT इज इक्वल टू D है स्मॉल d, तो MT इज इक्वल टू D साइन थीटा, ये हमें फाइंड आउट हो जाता है कि MT जो डिस्टेंस है ये होगा D साइन थीटा के रूप में। तो पथांतर जो बनेगा डेल्टा इज इक्वल टू, जब यहाँ इन दोनों की वैल्यू रखेंगे LT और MT की यहाँ पर, तो ये बनेगा पथांतर डेल्टा इज इक्वल टू D प्लस D 2D साइन थीटा के रूप में। तो D साइन थीटा कितना हो जाएगा? डेल्टा इज इक्वल टू 2D साइन थीटा के रूप में। अब यहाँ बात करते हैं हम संपोषी व्यतिकरण के लिए। तो संपोषी व्यतिकरण के लिए हमने ऑप्टिक्स में फर्स्ट ईयर में जो है हमने पढ़ा है पथांतर डेल्टा इज इक्वल टू 2D साइन थीटा, जो है संपोषी व्यतिकरण के लिए λ/2 का समगुणज होता है। तो λ/2 का समगुणज लेंगे तो यहाँ आपके पास बनेगा 2n λ/2। समगुणज के लिए 2n लेते हैं, 2n λ/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है n लैम्बडा, यानी कि जो संपोषी व्यतिकरण है, संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर होगा वो होगा डेल्टा इज इक्वल टू n लैम्बडा। तो डेल्टा इज इक्वल टू n लैम्बडा को हम पथांतर को, और चूंकि हमारे पास पथांतर 2D साइन थीटा के रूप में है, तो 2D साइन थीटा को हम n लैम्बडा के इक्वल कर देते हैं।
तो 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमड़ा, हमने इसको इक्वल किया 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमड़ा के। तो जो d है स्मॉल d इज इक्वल टू एन लेमड़ा डिवाइड बाई 2 साइन थीटा को इसके बटे में भेज देंगे, तो d इज इक्वल टू एन लेमड़ा डिवाइड बाई 2 साइन थीटा के रूप में हमें स्मॉल d की वैल्यू फाइंड आउट होती है। अब यहाँ एक कंडीशन अप्लाई करते हैं, d अगर न्यूनतम तब संभव होगा जब साइन थीटा मैक्सिमम हो, और मैक्सिमम की कंडीशन पे साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी 1। तो उस कंडीशन पे जो आपका d मिनिमम होगा वो कब होगा, जब साइन थीटा मैक्सिमम वैल्यू हो 1 के रूप में। तो जब ये 1 होगा तो d मिनिमम इज इक्वल टू एन लेमड़ा डिवाइड बाई 2, साइन थीटा तो हो गया 1, तो d मिनिमम इज इक्वल टू एन लेमड़ा डिवाइड बाई 2 यहाँ आपके पास बनेगा। यदि n इज इक्वल टू 1 हो, यदि n इज इक्वल टू 1 हो तो उस कंडीशन में जो डिस्टेंस होगी d मिनिमम इज इक्वल टू लेमड़ा बाई 2 के रूप में। एक क्रिस्टल से विवर्तन प्रारूप प्राप्त करने के लिए जालक तलों के मध्य की जो दूरी है वो लेमड़ा बाई 2 या अधिक होनी चाहिए, तभी आपको विवर्तन प्रारूप फाइंड आउट होंगे। यदि लेमड़ा बाई 2 दूरी नहीं है तो फिर हमें जो है विवर्तन प्रारूप फाइंड आउट नहीं होते हैं। ये था ब्रेग समीकरण। ब्रेग समीकरण ये कहलाती है 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमड़ा। अब इसके बाद हम देखते हैं जालक नियतांक ज्ञात करने की प्रायोगिक विधि, जिसे हम कहते हैं ब्रेग की विधि। जालक नियतांक ज्ञात करने की प्रायोगिक विधि, जिसे ब्रेग विधि भी कहते हैं। तो यहाँ एक्स किरण जो है डेवलपर ये इस तरह से होता है, यहाँ एक्स किरणों का डेवलप होता है। एक्स किरणों को फिर स्लिट S1 S2 से गुजार कर पैरेलल करके एक एक्स किरण पुंज तैयार किया जाता है, और वो एक्स किरण पुंज इस तरह से एक क्रिस्टल व्यवस्थित होता है एक थीटा एंगल पर। तो यहाँ से थीटा एंगल पर ये एक्स किरणें इस पर गिरती है और इस से टकरा करके और अपना डायरेक्शन चेंज करके, और यहाँ से ये एक्स किरणें इस आयनन बॉक्स, ये कहलाता है आयनन कक्ष, यहाँ एक गैस भरी होती है उसको आयनित कर देता है। तो आयनित करने के बाद यहाँ एक एमिटर लगा हुआ होता है, जिसके कारण हमें पता चल जाता है कि इसमें कितनी धारा प्रवाहित हुई, या जो इसमें उपस्थित गैस है वो कितनी आयनित हुई। तो ये आयनन कक्ष होता है यहाँ पर, और यहाँ से भी ये स्लिट S3 से होकर के आती है एक किरण पुंज। तो ये एक प्रायोगिक व्यवस्था होती है। यहाँ ये इस तरह से एक स्केल लगा होता है, इस स्केल पर यह आयनन कक्ष घूमता है। यहाँ से कितने डिग्री के एंगल पर ये किरण पुंज इस आयनन कक्ष में आ रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ये आयनन कक्ष चेंज होता रहता है, और पता लग जाता है कि कितने डिग्री के एंगल पर जो एक्स किरण पुंज है इस आयनन कक्ष में आ रहे हैं। ब्रेग की विधि में एक्स किरण क्रिस्टल स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। एक्स किरण नलिका के एंटी कैथोड ऐसे उत्सर्जित एक्स किरणें रेखा छिद्र, यानी कि स्लिट S1 S2 की बात कर रहे हैं यहाँ, रेखा छिद्र स्लिट S1 S2 से गुजरकर स्पेक्ट्रोमीटर के घूमने वाली टेबल पर रखे क्रिस्टल C, ये यहाँ क्रिस्टल C रखा हुआ होता है, क्रिस्टल C पर आपतित होती है। क्रिस्टल से विवर्तित एक्स किरणें रेखा छिद्र S3 से गुजरती हुई आयनन कक्ष में प्रवेश करती है। एक्स किरणें आयनन कक्ष में उपस्थित गैस का आयनन करती है तथा परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, जिसे इलेक्ट्रोमीटर से मापा जाता है। विद्युत धारा का मान आयनन कक्ष में प्रवेश करने वाली एक्स किरणों की तीव्रता के समानुपाती होता है। पृष्ठ सर्पी कोण थीटा के वे मान जिनके लिए आयनन धारा
मैक्सिमम होती है, महत्तम होती है, ब्रेग समीकरण को संतुष्ट करते हैं। यानी कि पृष्ठ सर पे जो कोण ले रहे हैं हम, ये थीटा एंगल के वे मान जो आयनन कक्ष में मैक्सिमम धारा प्रवाहित करे, उनके लिए ब्रेग जो समीकरण है वो क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। इससे क्रिस्टल की आंतरिक संरचना ज्ञात कर ली जाती है। ब्रेग विधि से NaCl क्रिस्टल के जो तल हैं, NaCl एक क्रिस्टल लिया गया है और NaCl क्रिस्टल का उदाहरण लेकर के हम देख रहे हैं कि NaCl क्रिस्टल के जो जालक तल हैं 100, 110 और 11, ये मिलर सूचकांक इसके दिए गए हैं 100, 110 और 11 से प्रथम कोटि के उच्चिष्ट परावर्तन जो कि 5.9 डिग्री के रूप में फाइंड आउट होते हैं इस तल से, 8.4 डिग्री इस तल, इस मिलर सूचकांक वाले तल से, और 8.4 डिग्री तो इससे और 5.2 डिग्री इस मिलर सूचकांक वाले जालक तल से प्राप्त होते हैं। तो इन जालक तलों से जो है अलग अलग उच्चिष्ट इन एंगल्स पे हमें प्राप्त होंगे। इसके तो यहाँ वो जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल इस तरह से जो है व्यवस्थित होते हैं उसमें, और यदि वहाँ n = 1 हो तो 1/d इज़ प्रोपोर्शनल टू sin थीटा, इस कंडीशन का उपयोग करेंगे हम। और आयनन कक्ष में जो धारा है NaCl में वो इस तरह से N1 के लिए ये पीक होगा, N2 के लिए ये पीक होगा और N3 के लिए इस तरह से आयनन धारा के पीक फाइंड आउट होते हैं। अब हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो d 1/d100 अनुपात 1/d110 अनुपात 1/d111 के लिए sin थीटा 1, sin थीटा 2, sin थीटा 3, यहाँ sin थीटा 3 आएगा। तो sin थीटा 3 के लिए यहाँ जो है हम थीटा 1 की वैल्यू रखेंगे, यहाँ थीटा 2 की रखेंगे, यहाँ थीटा 3 की वैल्यू रखते हैं। तो जब इनको सॉल्व करते हैं इनकी वैल्यूज़ तो ये हमें मिलती है, जो अनुपात मिलेंगे वो मिलेंगे NaCl क्रिस्टल के लिए 1/√2 अनुपात √3/2 के रूप में। अर्थात जो NaCl की संरचना है फलक केंद्रित घनीय संरचना पाई जाती है। किस प्रकार की संरचना पाई जाती है NaCl के लिए? फलक केंद्रित घनीय संरचना। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल पढ़ेंगे हम एक्स किरण विवर्तन का लावे समीकरण। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।